संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और आज भी दोनों सदनों में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। संसद में सोमवार से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और जैसी उम्मीद थी सदन में हंगामा हुआ। हालांकि इस बार सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन दौरे को लेकर हमलावर था। सदन में राहुल के बयान को लेकर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी सांसदों की मांग थी कि सांसद माफी मांगे। मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सरकार की रणनीति थी जिससे सदन न चल सके। जेवीसी की मांग हमें उठाना भी नहीं दे रहे हैं, तो ये सब एक प्लान था, एक रणनीति थी। लोकसभा में और राज्यसभा में मंत्री उठे और माफी मांगो का नारा लगाया। माफी किस बात की? राहुल जी ने क्या कहा है बाहर देश विदेश में जो यहाँ नहीं कहा है, और जो कुछ झूठ तो नहीं बोला है उन्होंने, वो वास्तविकता कहा है। जो वास्तविक है, जो हकीकत है, उन्होंने ये कहा है। तो माफी किसी बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक रणनीति थी कि पहले दिन हम आए हैं और हम चलाने नहीं देंगे लोकसभा को, राज्यसभा को। वहीं IRS अफसरों के ट्रेनिंग बैच को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल पर हमला बोला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक चुनाव में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए बल्कि राम जन्मभूमि चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। दोबारा जिताना है, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। रैली और जनसभाएं कर नेता माहौल बनाने में लगे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। असम सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंदन में रहकर राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आज राहुल गांधी लंदन में है, वो भारतवर्ष को बदनाम कर रहा है, लेकिन हमें आपको बोलना चाहता हूँ कि जब तक नरेंद्र मोदी है, आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं पाएगा और संभव ही नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने रैली के दौरान लोगों को कर्नाटक में किए गए विकास कार्यों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश अमृतकाल के दौरान विश्व गुरु बनेगा। हमें कर्नाटक को दोबारा जिताना है, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। फाइनल जीतना है तो सूबे में बीजेपी की सरकार बनानी ही होगी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों पर इनाम बढ़ाकर के अब 5 लाख कर दिया गया है। पुलिस और STF नेपाल में कई जगहों पर शूटर्स की तलाश कर रही है। वहीं यूपी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और STF की टीम फरार आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। शूटरों की तलाश में कई राज्यों में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। अब योगी सरकार ने फरार शूटरों पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। पुलिस ने अतीक के बेटे असद समेत 5 आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम रखा है। असद के अलावा इनमें अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के नाम शामिल हैं। सभी चीजें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सब चीज़ें जाती रहती हैं, टीमें वो विवेचक भेजते हैं, वहाँ कमिश्नर के द्वारा समय समय पर इसकी ब्रीफिंग की जाती है। अनिरुद्ध के मामले में क्या जांच बैठाई गई है, क्या होगा? अब यहाँ वहाँ के कमिश्नर के द्वारा को ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसके बारे में विस्तृत जाँच करके भेजें, चूँकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें कल दोबारा प्रसारित की गई है, इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। इस बीच कौशाम्बी से अबू जैद और कादिर को हिरासत में लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक ये दोनों अतीक अहमद के बेटे असद के व्हाट्सएप ग्रुप शेर अतीक में जुड़े हुए थे। असद इस ग्रुप का एडमिन था। इसमें 14 जिले के 56 लोग जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि उमेश की हत्या से 2 घंटे पहले ही असद ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, जिस पर तौकीर रजा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्रवाई ही करनी थी तो मेरे ऊपर देशद्रोह या यूएपीए लगा देते। मैं मुसलमानों को मुल्क का इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन तौकीर रजा ने इस एफआईआर वाली कार्रवाई पर कटाक्ष किया है। हम अपने देश की राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी को क्या परेशानी हो सकती है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये मुकदमा लिखवाया गया है, बिला वजह है, जांच का विषय है और मुझे तो लगता है कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जब बेईमानी करनी ही है तो छोटी बेईमानी क्यों करते हो, बड़ी बेईमानी करो। देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए था। झूठा ये भी है, झूठा वो भी होता, यूएपीए लगाए जाना चाहिए था। तो ये छोटे मुकदमे लगा के तो मेरा आप अपमान कर रहे हैं, मुझे इसकी तकलीफ है। दूसरी तकलीफ सबसे बड़ी ये है, अपने हिंदू भाइयों से भी मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने देश के माहौल के लिए, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं। अगर हिंदू समाज को लगता है कि वो लोग जो ठीक कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा। मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पूर्व मुरादाबाद में एक साथ कई भड़काऊ बयान दिए थे, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। भड़काऊ जो बयान है दिए हैं, इसमें आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505(2) के तहत मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एनआईए ने सोमवार को कश्मीर में ISIS मॉड्यूल को लेकर के बड़ी छापेमारी की है। ये छापेमारी अजहर भट्ट नाम के आरोपी के यहां की गई। सोमवार को एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक अहम मामले को लेकर छापेमारी की। ये छापेमारी अजहर भट्ट नाम के आरोपी के यहाँ की गई थी, जो श्रीनगर के कारफैली मोहल्ले में रहता है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ISIS में नए लोगों की भर्ती करता था। आरोपी ने आतंकी हमलों के लिए अलग अलग सूत्रों से फंड भी इकट्ठा किए थे। साथ ही एनआईए का दावा है कि आरोपी एक महिला के संपर्क में था, जिसका नाम दीप्ति मारला था। दीप्ति 2015 में दुबई पढ़ाई करने गई। वहां उसकी मुलाकात मीजा सिद्दीकी से हुई। मीजा दीप्ति का संपर्क ISIS से कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद दीप्ति भारत लौट आई और फिर यहाँ ISIS के लिए काम शुरू कर दिया। फिलहाल सोमवार को हुई रेड में एजेंसी ने आरोपी के यहाँ से डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। श्रीनगर में की गई छापेमारी केरल से कश्मीर तक का ISIS कनेक्शन, लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर है। इससे पहले अक्टूबर से लेकर फरवरी तक एनआईए, सीबीआई और आईटी विभाग की अलग अलग टीमों ने कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की थी। छापेमारी में कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, साथ ही कई अहम दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया था। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशन ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से संबंधित मामलों को लेकर भी कार्रवाई की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उखाड़कर दुर्जनों का संहार इस वक्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों माफिया और अपराधियों पर योगी सरकार का बुलडोजर खौफ मचाए हुए है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक किसी भी दबंग को बख्शा नहीं जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा में है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी
मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 10,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने योगी की जमकर तारीफ की। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। रामचरितमानस को लेकर के विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का समर्थन तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को जब चंद्रशेखर विधानसभा में बोल रहे थे, तब विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर गए, लेकिन चंद्रशेखर पूरी तैयारी के साथ रामचरितमानस की प्रति लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर उनका बयान का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी समर्थन किया है। मैंने बोला हमसे एक कदम आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले। महोदय, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। उन्होंने, मैंने तो ये कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जो ठुबरा खाने वाला समाज बनाओ तो देश विश्वगुरु था तो विश्वगुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था। बयान पर अब हंगामा मचा तो चंद्रशेखर ने कुछ अलग अंदाज में अपनी सफाई दी। 500,000 वर्ष पहले शूद्र नहीं पढ़ पाता था, उसको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ज्ञान प्राप्त करने की इजाजत नहीं थी, नारियों को इजाजत नहीं थी पढ़ने की, तो उस समय नहीं पढ़ते थे। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने अजान और लाउडस्पीकर को लेकर विवादित बयान दिया है। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद उन्होंने अपने दिए बयान पर सफाई भी फेर दी है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ही माहौल गरमाने लगा है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने अजान को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल ईश्वरप्पा मंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पास की मस्जिद से अजान शुरू हो गई। ईश्वरप्पा ने भाषण रोककर अजान पर विवादित टिप्पणी करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने इसे सिरदर्द बता दिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ಇದೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆದು ಖತಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ। ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು। हालांकि विवाद बढ़ने पर ईश्वरप्पा ने अपनी सफाई भी दी है। आजान जोर से माइक डालकर डिस्टर्ब करना ये अच्छा पद्धति नहीं है। इसको खत्म करने के लिए हम सोच रहा है, ये मैं रिप्लाई दिया। हम सभी को डेफिनेटली हम गौरव कर रहे हैं। गौरव करने के मतलब उनका एजुकेशन प्रॉब्लम ऐसा रहना है, वो पेशेंट रहता है, उनका प्रॉब्लम ऐसा ही होता है। सबको प्रॉब्लम करके तो उनको गौरव करना कैसे हो सकता है? Z News.